हाय फ्रेंड, आपको चंदन सर पलामू चैनल में स्वागत है। और हम लोग समय बर्बाद न करते हुए पिछले क्लास में क्लास 10 मॉडल क्वेश्चन सेट 1 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पिछले क्लास में बात किए थे। प्लेलिस्ट बना देंगे, एक वीडियो सिर्फ इसका पिछले हुआ था। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पिछला वीडियो जाकर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आज हम लोग क्वेश्चंस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 कह रहा है Fe2O3 और प्लस में एल्युमिनियम है, और जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो Al2O3 और प्लस में 2Fe, ठीक है, और यहाँ बैलेंस कर दिया गया है। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। लिख रहा है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है। क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये बताना है कि ये जो अभिक्रिया है यानी Fe2O3 को जो एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो Al2O3 और प्लस में Fe बनाता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। अगर पहला ऑप्शन का बात करेंगे तो लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया। अगर हम संयोजन अभिक्रिया का बात करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया को इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये मेरा संयोजन अभिक्रिया है। ये संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि वैसी अभिक्रिया दो अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो वैसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिएगा, अगर A प्लस B को रिएक्शन कराएं, अब बनने वाला यहाँ AB आया, माने जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या यहाँ दो या दो से अधिक, दो तो है, Fe2O3 प्लस में एल्युमिनियम, ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ दो उत्पाद दे रहा है, दो मिलकर दो उत्पाद दे रहा है। लेकिन मेरा संयोजन का परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एकल उत्पाद बना रहा है तब इसको हम संयोजन कहेंगे। बट यहाँ दो मिलकर दो बना रहा है तो ये संयोजन नहीं कहलाएगा। इसका ख ऑप्शन देखेंगे क्या है। ख ऑप्शन कह रहा है इसका वियोजन अभिक्रिया में क्या कहता है कि एकल अभिकारक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में अगर टूट जाता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन उसका अगर हम देखेंगे, अगर मान के चलिए कि A और B है, ये टूटकर A प्लस B बन गया, तब जाके हम इसको वियोजन कहेंगे। बट यहाँ पर देखिएगा ये टूट नहीं रहा है, दो है, दो यहाँ भी है, इसीलिए यह वियोजन भी नहीं होगा। हम देखेंगे ग ऑप्शन। अगर ग नंबर में अगर हम बात करेंगे, अगर ऑप्शन नंबर ग का अगर हम बात करेंगे तो ग मेरा क्या कह रहा है, कौन अभिक्रिया है, वो कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि दो यौगिक मान लो कि A और B है, A C और D है, दो यौगिक आपस में अपने तत्वों का स्थान अदला बदला करके दो नए यौगिक बनाता है। जैसे A मान लो C से हो गया, B मान लो D से हो गया, तब इसको जाके हम लोग बोलेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ देखेंगे FeO3 एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम, दोनों यौगिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों यौगिक नहीं है, एक यौगिक है और एक मेरा तत्व है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब घ में देखेंगे, घ कह रहा है मेरा विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि एक यौगिक और एक आपका तत्व अगर मिल रहा है तो एक नया यौगिक और यौगिक बन जाता है तत्व टूटकर, ठीक है। जो तत्व था यौगिक बन गया, जो यौगिक था वो तत्व बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो यौगिक था
वो देखिए यहाँ पे तत्व बन गया, और जो तत्व था यहाँ देखिए यौगिक बन गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर घ सही होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, Fe2O3 एल्युमिनियम को जब रिएक्शन कराते हैं Al2O3 प्लस में फेरिस, जो सिंगल है उसको तत्व बोलेंगे। देखिए यहाँ पे 2 परमाणु है, एक Fe का है, एक ऑक्सीजन है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। बस ऑप्शन दिया था संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन। विस्थापन संयोजन में होता है तो जुटना, यहाँ जुट नहीं रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसीलिए संयोजन नहीं होगा। वियोजन का मतलब टूटना, ये टूट भी नहीं रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी वियोजन नहीं होगा। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों यौगिक होना चाहिए, बट यहाँ पर एक यौगिक का एक तत्व है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विस्थापन का बात करेंगे तो एक यौगिक एक तत्व होना चाहिए, तो एक यौगिक एक तत्व है, और उत्पाद में जो तत्व था यौगिक बन गया, जो यौगिक था वो तत्व बन गया। यहाँ पे देखिए जो मेरा तत्व था यौगिक बन गया, और जो यौगिक था वो मेरा तत्व बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा घ सही होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर ना भी समझ में आए, ज़्यादा स्पीड में अगर बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, इसी का है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, कौन सा अम्ल, क्वेश्चन 7 है कि कौन सा जो अम्ल है, 1 मिनट, 1913, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, वो कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल रहता है, कौन सा अम्ल रहता है, सिरका में कौन सा अम्ल है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला ही ऑप्शन में है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अगर हम बता दें तो सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन सभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, घ ऑप्शन है, वो दिया है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये आपका कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है। एक दिया है आपका सिट्रिक अम्ल, ग में दिया है सिट्रिक अम्ल, और जो सिट्रिक अम्ल जो आपका है वो संतरा में पाया जाता है। और एक आपका दिया है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल आपका वो इमली में पाया जाता है, ये सब याद रखना है। और बहुत सारा वो भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करेंगे सिरका का, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, इसको याद रखना है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अगर लैक्टिक अम्ल बात करेंगे तो ये दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही मेरा दही क्या लगता है, खट्टा लगता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, संतरा में। और टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, इमली में। और अगर बात करेंगे कि हम लोग उदर गुहा में अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, अमाशय में, हम लोग के अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है। उस अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है HCl। अब इस HCl को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इस HCl को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर चलते हैं, फिर से एक बार इसको बता देते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल संतरा में रहता है, टार्टरिक अम्ल इमली में रहता है, और हम लोग के अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है, HCl। हम लोग को बॉडी में एक ही अम्ल है, हम लोग को बॉडी में एक ही अम्ल। अगर बोलता है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल स्रावित होता है तो HCl, कहाँ, तो अमाशय में। कहाँ, अमाशय में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यानी 8। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, बस कंटिन्यू देखते रहना है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7 बाद 8। ध्यान दीजिएगा, 8 में क्या करा, साधारण नमक का सूत्र। साधारण नमक का सूत्र, ध्यान दीजिएगा। ऐसे साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा। साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में दिया है। क में दिया है NaCl, तो मेरा सही तो यही हो गया। ख में क्या दिया है, जो ख में दिया है वो Hb दिया है, Hb कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग में दिया है HCl मेरा कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। HCl अमाशय में पाया जाता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ध्यान देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आगे दिया है NaOH, घ ऑप्शन में है NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम
हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। ये अम्ल नहीं है, ये क्या है? क्षार है। जब अम्ल और क्षार हम बताएंगे वहाँ तो ये तब बताएंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। थोड़ा सा सुन लेंगे कि अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल उसे कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? जिसका स्वाद कड़वा है उसे क्षार कहते हैं। लवण किसे कहते हैं? जिसका स्वाद नमकीन है उसे लवण कहते हैं। और डिटेल बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा है, अम्ल की परिभाषा और है। तो हम लोग बात करेंगे साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। और एग्जाम में क्या क्या आ सकता है इससे रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। अम्ल का तो सिंपल ये फार्मूला होता है, आप लोग भी जानते हैं कि अम्ल का साधारण जो होता है वो NaCl होता है। Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है, इसका पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं तो और क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ से आगे पूछ सकता है आप लोग का खाने का सोडा। खाने का सोडा, जो खाने का सोडा होता है उसका नाम होता है NaHCO3। NaHCO3 जो खाने का सोडा होता है वो NaHCO3 होता है। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को बोलते हैं खाने का सोडा जो होता है उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। एक होता है आपको खाने का सोडा होता है, एक होता है धोने का सोडा। धोने का सोडा, जो धोने का सोडा होता है उसको बोलते हैं Na2CO3 × 10H2। ये धोने का सोडा है। Na2CO3 × 10H2 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 × 10H2O धोने का सोडा, खाने का सोडा हो गया। एक होता है विरंजक चूर्ण, सब इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। ये आपका विरंजक चूर्ण का होता है। उसी तरह से होता है एक जिप्सम होता है, जिप्सम को बोलते हैं CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम आपका CaSO4 × 2H2O ये आपका जिप्सम है। इसी का नाम एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बोलते हैं CaSO4 × 1/2H2O। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। खाने का सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक याद और रखिएगा, मीथेन का होता है CH4। ध्यान दीजिएगा। खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये खाने का सोडा है। धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, ये आपका हो गया धोने का सोडा। विरंजक चूर्ण का बात करेंगे CaOCl2। जिप्सम का बात करेंगे तो CaSO4 × 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करेंगे तो CaSO4 × 1/2H2। और मीथेन का बात करेंगे तो CH4। ये जो 5 से 6 आपको दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, आगे पता चलेगा। आगे बहुत सारा इस सेट में ही दिया होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl2, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O, और मीथेन होता है CH4। चलिए क्वेश्चन आगे लेकर चलते हैं। अगर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया कि किसी विलियन का pH का मान 5 है तो वह क्या होगा। किसी विलियन का pH का मान 5 है तो क्या होगा। चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया एक बार हम लिख लेते हैं, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया है इसका अम्ल है, ऑप्शन दिया है इसका क्षार, और ग में ऑप्शन दिया है लवण, और घ में ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज, मैंने कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। इससे हम यहाँ इसको बताने से पहले थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे विलियन क्या होता है। विलियन समांगी मिश्रण है। अगर हम समांगी मिश्रण का बात करें, इसमें 2 अवयव होता है, एक होता है विलेय, अब एक होता है विलायक। मिश्रण, विलेय और विलायक मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। बट समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को बिना, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं सर, जिसमें विलेय और विलायक पूरी तरह से घुल जाता है। अगर हम विलेय और विलायक के बारे में बात करें तो जो घुलेगा, जो
घुलेगा उसको विलेय कहेंगे, और जो घुलवाता है उसको विलायक कहेंगे। जैसे मान लो विलेय में आपका हो गया चीनी, चीनी घुलता है तो विलेय हो गया, अब पानी घुलवाता है तो विलायक हो गया, और चीनी और पानी मिलकर क्या बनता है? शरबत। ध्यान दीजिएगा, ये जो शरबत बन गया ये आपको बोलते हैं विलयन, आपका विलयन हो गया। ये जो शरबत बन गया वो विलयन हो गया, यानी चीनी क्या हो गया? विलय हो गया, पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, और विलयन क्या हो गया? शरबत हो गया। यानी कि समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे जब पूरी तरीके से घुल जाता है, यानी विलय विलायक में पूरी तरीके से घुल जाता है, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ क्या होता है, जो विलेय और विलायक है, ध्यान देंगे, जो विलेय और विलायक है, जो कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं। जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, और जो घुलवाता है उसे विलायक कहते हैं। दोनों परिभाषा याद करके चलेंगे, जो कम मात्रा में रहेगा उसे विलेय कहेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसे विलायक कहेंगे। चीनी कितना में रहेगा तो कम रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा तब चीनी पानी में घुलेगा। अगर चीनी ज्यादा पानी कम रहेगा तो घुलबे नहीं करेगा, आपके मिश्रण बनबे नहीं करेगा। तो चीनी कम पानी ज्यादा, जो कम मात्रा में रहेगा उसे विलेय, जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसे विलायक। और चीनी पानी मिल गया शरबत बन गया, इसको विलयन कहेंगे। विलयन भी दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, बट विलयन के बारे में बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि विलयन का पीएच मान, अगर पीएच के बारे में अगर हम बात करेंगे कि पीएच का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे, अगर बात करेंगे पीएच, पीएच क्या होता है? पीएच के बारे में पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, बट पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है ये अब गलत हो चुका है। अब पीएच का फुल बनता है पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन याद करेंगे, पीएच का मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम पीओएच का बात करेंगे तो आपको रहेगा पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड, पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो पोटेंज ऑफ पीओएच का मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और पीएच का मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना, अगर ये नहीं रहेगा पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड अगर नहीं रहेगा तब आपका कौन सही हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा और पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, तो आपको पोटेंज वाला सही मानना है। फर्स्ट ऑप्शन ई सही होगा, सेकंड में ई सही होगा। अगर ई नहीं है तो ई सही होगा, अगर दोनों है तो पोटेंज वाला सही होगा, और अगर ई नहीं है तो ई सही, अगर ई नहीं है तो फिर ई सही होगा, और दोनों रहेगा तो पोटेंज में पहला मानना है और दूसरा किस में मानना है? पावर ऑफ हाइड्रोजन मानना है। बट अगर हम बात करेंगे तो ये पीएच क्या है, अगर हम बात करेंगे कि पीएच क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे कि पीएच क्या है, तो पीएच जो है, पीएच वो स्केल है। पीएच क्या है? स्केल है। ठीक है, पीएच क्या है? स्केल है। अभी जो पीएच स्केल जो है, ये स्केल किसने दिया? तो सोरेनसन दिया। किसने दिया? सोरेनसन दिया। कब दिया? 1909, 1909 में सोरेनसन जी पीएच स्केल देते हैं। अब इस पीएच स्केल जो रहता है वो इस तरह का रहता है, ध्यान दीजिएगा, जो पीएच स्केल रहता है वो इस तरह का रहता है। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है तो 14 तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक, बीच में आपका 7 रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कि पीएच एक प्रकार की स्केल है, स्केल कौन दिया? सोरेनसन दिया। कब दिया? 1909 में दिया। अगर हम बात करेंगे कि 7 से अगर कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा, उदासीन। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? किसी भी विलयन का पीएच का मान क्या है? 5 है, तो 5 क्या है? 7 से कम है, तो 7 से कम है तो क्या है? अम्लीय है, तो अम्ल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 जो है वो 7 से कम है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या रहेगा? अम्लीय हो गया। अम्लीय में कौन हो गया? अम्ल हो गया। ध्यान देना है, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और आपका 7 रहेगा तो उदासीन। जैसे हम लोग का ब्लड है, खून, रुधिर का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अब बोलिए क्या है? 7 से ज्यादा है, 7.4, तो इसको हम लोग क्षारीय नहीं कहेंगे, इसको हम लोग हल्का क्षारीय कहेंगे। क्या कहेंगे? हल्का क्षारीय कहेंगे। इसको हम लोग क्षारीय नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग हल्का क्षारीय कहते हैं, क्योंकि हल्का ज्यादा है, 7.4, ठीक है। चलिए, तो किसी विलयन का पीएच का मान 5 है, तो 5 7 से कम है, इसलिए क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्षार कब होता है? जब 7 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। और उदासीन कब होता है? जब 1/4 रहता है, तो उसको हम लोग उदासीन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड,
इसी तरह से वीडियो इस चैनल में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर अच्छा लगे देखने में तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी इस वीडियो को देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको देखने से पहले इसका एक और वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उसको जाके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सभी को धन्यवाद।